एट्थ से एंड नाइन्थ में क्या डिफरेंट है, जो हमने क्लास एट्थ अभी एक्सपीरियंस करके आया है पिछले साल, जो वहाँ पर हमने चीज़ों को पढ़ा है, और जब क्लास नाइन्थ में हम आ रहे हैं तो हम लोगों को क्या अलग अलग चीज़ें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे इसी में रहते हैं कि नाइन्थ में अगर अपन पहुँच गए हैं तो बुक्स कौन, अगर अपन क्लास एट्थ में 1 घंटा पढ़ते थे डेली तो कितना क्लास नाइन्थ में 1 घंटा से काम हो जाएगा क्या? ये क्लास नाइन्थ में हमें 5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो आपको बताएंगे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन क्या नहीं करना है, किस चीज़ से बचना है, ये आपको कोई नहीं बताता है। तो वो भी आज अपन डिस्कस करेंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, अब आप क्लास 9th में पहुंच गए हो और आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि क्लास 9th की शुरुआत कैसे करनी है। क्योंकि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि चलो यार क्लास 8 तक पास होते हुए आ ही गए हैं, क्लास 9 भी पास हो जाएंगे, ये क्लास 8 तक टॉप करते हुए आ गए हैं, अब क्लास 9 भी पक्का है टॉप कर ही लेंगे, क्योंकि अब तक हमारा रिकॉर्ड अच्छा है तो अब भी अच्छा रहेगा, या अब तक हमारा रिकॉर्ड खराब है तो अब भी खराब रहेगा। ऐसा अपन का एक माइंडसेट हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लास 8 तक जो आपने अपना जिंदगी जिया है ना, और जो क्लास 9th में अभी स्टार्ट होने वाला है, ये पूरा पूरा अलग होने वाला है। क्लास 9 10th ये थोड़े से अलग क्लासेस हो जाते हैं क्लास 8 के कंपैरिजन में। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी के ऊपर है। कोई भी बच्चा जो क्लास 9th में पहुंच रहा है क्लास 8 के बाद, उसे ये पता होना चाहिए कि क्लास 9th में उसे किस तरीके से स्टार्ट करना है और क्या क्या चीजें उसे साल भर करनी है। तो देखो भाई, यहाँ पर मैंने कुछ 4 टॉपिक्स लिए हैं, हम लोगों को 4 पॉइंट्स के ऊपर बातें करनी है। वो कौन कौन सी पॉइंट्स हैं? हमारे पास 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही जरूरी है क्लास 9 के बच्चों के लिए। पहला जो पॉइंट है कि 8th से एंड 9th में क्या डिफरेंट है, जो हमने क्लास 8 अभी एक्सपीरियंस करके आया है पिछले साल, जो वहाँ पर हमने चीज़ों को पढ़ा है, और जब क्लास 9th में हम आ रहे हैं तो हम लोगों को क्या अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। दूसरी जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि 9th में हम कौन सी बुक्स लें। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे इसी में रहते हैं कि 9th में अगर अपन पहुंच गए हैं तो बुक्स कौन सी पढ़नी है, क्योंकि अलग अलग टीचर अलग अलग बुक्स बताते रहते हैं। किसी स्कूल में कुछ दूसरा बुक चल रहा है तो कहीं कोई दूसरा बुक चल रहा है, तो अब हमको बुक्स कौन सी पढ़नी है ये भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपसे क्लास 9th के लिए। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि टाइम टेबल क्या हो हमारा। अगर अपन क्लास 8 में 1 घंटा पढ़ते थे डेली तो कितना क्लास 9th में 1 घंटा से काम हो जाएगा क्या? ये क्लास 9th में हमें 5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। क्या है बेस्ट टाइम टेबल, ये भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फिर हमें क्या नहीं करना है, ये बहुत ही जरूरी है। आपको बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो आपको बताएंगे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन क्या नहीं करना है, किस चीज से बचना है, ये आपको कोई नहीं बताता है। तो वो भी आज अपन डिस्कस करेंगे कि अपने को कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे बचनी है पूरे साल भर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दो जो क्लास 9 में पहुंचे हुए हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। सबसे पहली चीज कि क्लास 8 से क्लास 9 किस तरीके से अलग है, तो सबसे जो जरूरी है वो ये है कि सारे स्कूलों में, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में पढ़ लो, चाहे आप कश्मीर में पढ़ो, चाहे आप कन्याकुमारी में पढ़ो, गवर्नमेंट का एक रूल है कि क्लास 8 तक बच्चों को फेल नहीं करना है। बच्चा पढ़े ना पढ़े, टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, बच्चा ने कुछ सीखा साल भर या ना सीखा, कोई मतलब नहीं है। बच्चा कुछ भी लिख देगा, टीचर उसको पास कर ही देते थे। कुछ बहुत ही हाई स्कूल ऐसे होते थे जो थोड़ा सा डराते थे कि बेटा तुम सप्लीमेंट्री आ जाओगे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, तो वो बच्चा थोड़ा थोड़ा सा करके यानी कुछ का लिख देता था, तो टीचर उसको जबरदस्ती का मार्क्स दे करके 33 पॉइंट दे करके, फिर कितना जितना भी पासिंग मार्क्स उसके स्कूल में उतना उसको पहुंचा देते थे और उसे पास कर देते थे। फेल नहीं किया जाता है क्लास 8 तक, ये ध्यान रखना है। लेकिन जहां पर आप क्लास 9 में आओगे तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी। क्लास 9 में आपको बेटा फेल करना शुरू कर दिया जाएगा। जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि क्लास 8 तक हम अपन पास तो हो ही गए हैं, क्लास 9 में पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम स्कूलों में यही होता है कि क्लास 8 तक बच्चे लोग बस, अच्छा ये चीजें ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है। गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है ना कि क्लास 8 तक बच्चों को ऐसी पास किया ही जाता है बिना डराए, उनको डराया भी नहीं जाता है। कम से कम प्राइवेट स्कूल में तो डराया जाता है कि बेटा पढ़ लो नहीं तो फेल कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट में तो ऐसे ही पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लास 9 में जब पहुंचोगे आप, चाहे वो किसी स्कूल में रहो, गवर्नमेंट में रहो, प्राइवेट में रहो, आपको पकड़ के कर दिया जाएगा फेल अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सीरियस हो जाना है। ये मत सोचना कि आज तक हम पास होते हुए आ रहे थे अब भी पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 9 से आपको फेल करना स्टार्ट किया जाता है। दूसरी चीज क्या है सबसे जरूरी, कि आपका जो पहले बुक रहता था, जो बुक आप पहले पढ़ते थे ना क्लास 8 तक, अब इस साल बुक्स में चेंज हो जाएंगी। क्लास 8 में किसी अलग स्कूल में, जैसे एक स्कूल यहाँ पर है, दूसरा स्कूल बगल में है, दोनों अगल बगल के स्कूल हैं, ये किसी दूसरे पब्लिकेशन का बुक पढ़ा रहा है, ये किसी दूसरे पब्लिकेशन का बुक पढ़ा रहा है। जो भी पब्लिकेशन वाला ज्यादा कमीशन देता है ना, स्कूल उस बुक को रेफरेंस कर देते हैं, बच्चों को बोलते हैं बेटा तुम इसी बुक से पढ़ो क्योंकि हमको इसमें कमीशन मिल रहा है, हम इस बुक को अगर बच्चों को खरीदवाएंगे ना तो उसमें कुछ परसेंट स्कूल को बेनिफिट मिलता है। तो अलग अलग बुक्स अपने हिसाब से स्कूल वाले चलाते हैं। लेकिन क्लास 9 में क्या होता है कि अब आपका स्टार्ट होने वाला है बोर्ड। क्या स्टार्ट होने वाला है, क्लास 9 के बाद 10th में पहुंचोगे तो बोर्ड स्टार्ट होगा, तो आपको क्लास 10th के लिए अभी से ही प्रिपेयर कराया जाता है। और अब क्या किया जाएगा, मैक्सिमम स्कूल में आपको एनसीईआरटी के बुक्स कराए जाएंगे। एनसीईआरटी के बारे में सुने हुए होगे तुम लोग ही, जिसको सीबीएसई भी बोला जाता है, अपन सीबीएसई से बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रैक्टिस कराएंगे आपके अगले साल यानी कि क्लास 10th के बोर्ड्स के लिए। लेकिन दिक्कत इसमें यह रहती है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं रहते हैं।
तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ें, इसके अलावा हम और क्या पढ़ सकते हैं जिससे हमारा क्लास 10th भी अच्छा जाए और क्लास 9th में बहुत अच्छा हो जाए। देखो पहले जमाना खत्म हो गया, पहले का जमाना क्या था, बच्चे लोग सोचते अभी 9th में है यार, अभी तो बस जिंदगी जीना है, 10th में जिंदगी जीना है। आजकल के मैं बच्चों को देखता हूँ 9th से ही नीट की तैयारी शुरू कर देते हैं, 9th से जेईई की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे जो 9th से ही अपना फ्यूचर देखना शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि पहले का जमाना खत्म हो गया। एक टाइम था कि जब कॉलेज पहुंच जाते थे और उसके बाद फिर सोचना शुरू करते थे कि अब हमें क्या करना है अपने लाइफ में, या कॉलेज जब कंप्लीट हो जाता था 3 साल, उसके बाद सोचना शुरू करते थे कि अब क्या करना है। लेकिन आज का समय चेंज हो गया, बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं मोबाइल्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। उनको पता है कि अभी से अपन अगर फोकस नहीं होंगे तो बाद में कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए यहाँ पर आपको एनसीईआरटी तो कराया जाएगा, बुक्स जो होंगे पहले आपका कुछ दूसरा बुक चलता होगा अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग स्कूल्स में, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम स्कूल आपको एनसीईआरटी कराएंगे। और एक चीज और इसमें रहेगा, ये भी ध्यान रखना कि क्लास 8 तक जो चीजें आपने पढ़ी थी और जो क्लास 9th में जो आप चीज पढ़ने वाले हो ना, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाएंगे। क्लास 8th में क्या था कि जो आपने 6th में पढ़ा उसी को थोड़ा सा हाई लेवल करके 7th में दे दिया था, फिर उसी को थोड़ा सा हाई लेवल करके 8th में दे दिया था। यानी कि सेम ही टॉपिक सेम था, बस 6 में उसका बेसिक था, यहाँ पर मीडियम था और यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल कर दिया था। 9th में क्या हो जाएगा, एकदम न्यू टॉपिक आ जाएगा, सॉरी 9th में क्या हो जाएगा, एकदम हमारे पास न्यू टॉपिक। जैसे कि अगर आप अभी बुक देखोगे मैथ्स का, तो आपने इरेशनल नंबर पढ़ा था क्या, पहले नहीं जानते थे इरेशनल नंबर नाम का कोई बला होती है, इरेशनल नंबर आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। यानी कुछ ऐसी ऐसी चीजें हर बुक्स में, केवल मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा, सारे सब्जेक्ट्स में ऐसी चीजें आएंगी जो पूरी तरीके से अलग होंगी। क्लास 8 तक ऐसा था कि 6, 7, 8 में सेम चीजें पढ़नी पड़ती थी, लेकिन क्लास 9 में हमारी बहुत सारी नई टॉपिक आ जाएंगी। और दूसरा चीज, क्लास 8 का बुक अगर आपको इतना पतला था ना, तो क्लास 9 में उसका जस्ट डबल हो जाएगा। वो तो एनसीईआरटी का शुक्र है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, यहाँ पर जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया सीबीएसई के थ्रू, तो वहां पर क्या किया गया है कि जो क्लास 9 के बुक्स थे ना, पहले क्लास 8 का बच्चा जब 9th में जाता था तो सीधे इस लेवल से उसको एकदम यहाँ पर पहुंचा दिया जाता था, बेटा यहाँ पर 8th में यहाँ तक पढ़ रहा है और 9th में सीधे यहाँ पर पहुंच जा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एनसीईआरटी ने इसको भी थोड़ा सा कम किया है। क्लास 9 का जो बुक देखोगे आप लोग ना, जो आपके भैया लोग 2023 में पढ़े थे, 2022-23 का जो बच्चे लोग थे, जो अभी इस बार क्लास 11 में पहुंचे होंगे, वो बच्चे लोग बहुत ही ज्यादा पढ़े थे, वो इस तरीके से पढ़े थे। लेकिन इस साल 2025 वाले में जो सेशन में आप लोग पढ़ रहे हो, जो आप लोग 25 में एग्जाम दोगे, तो यहाँ पर जो आपका है, ये मान लो कि एनसीईआरटी ने इतना कट कर दिया, इतना परसेंट कट कर दिया और केवल आपको इतना ही पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है एजुकेशन पॉलिसी में, और आपको चीजों को थोड़ा सा कम किया गया है। फिर भी जो कम किया गया है उसके बाद भी 8 से वो काफी ज्यादा है और 8 से काफी अलग है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो बच्चा टाइम पास करते हुए आ रहे थे, बस केवल एग्जाम का समय आता था, बुक को पलटते थे, 2-4 तो टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा दिए थे, वो मार लेते थे और एग्जाम में आकर के पास हो जाते थे, ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको चीजें थोड़ी सी अच्छे से सीखनी पड़ेंगी। आपका सिलेबस एकदम चेंज हो गया है, आपकी बुक चेंज हो गए हैं, आपका अप्रोच चेंज हो गया है, आपको फेल किया जा सकता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से हमारा जो क्लास 9 है वो क्लास 8 से पूरी तरीके से अलग है। अब अपन डिस्कस करते हैं बुक्स के बारे में। सो देखो, जो बुक की बात रही ना, तो बुक में मैक्सिमम स्कूल्स एनसीईआरटी फॉलो करने वाले हैं, लेकिन मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि एनसीईआरटी में सारी चीजें नहीं दी हुई रहती हैं। अगर आपके स्कूल में केवल एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि हमारे स्कूल में बस एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी को आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। एनसीईआरटी में टॉपिक्स बता दिए गए हैं, क्वेश्चंस वहीं से आएगा, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे ना, तो फिर गड़बड़ होता है, एग्जाम में जाकर के फंस जाते हैं बच्चे। तो कुछ रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये तो है कि एनसीईआरटी सबसे पहले आपको करना है। आप किसी भी टीचर से पूछ लो, कोई भी टीचर ये नहीं बोलेगा कि एनसीईआरटी नहीं करो, एनसीईआरटी करना ही करना है, सबसे पहला बुक, क्योंकि वो है हमारे पास। लेकिन उन्हीं चीजों को और ज्यादा डिटेल में सीखने के लिए, ताकि हमारा क्लास 9 के अलावा 10th भी अच्छा हो जाए, इसके लिए कुछ रेफरेंस बुक का यूज किया जाता है। वो रेफरेंस बुक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आप किस सब्जेक्ट में कौन सा बुक ले सकते हो। और आपके स्कूल में देखो भाई अलग अलग चलाया जा रहा होगा, तो फिर उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अभी स्कूल वाले जो बुक चलाते हैं उनकी मर्जी। लेकिन आप खुद से अगर अलग से किसी ट्यूशन से पढ़ना चाहते हो या सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो आपको कौन से बुक्स लेने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बनाते हैं मैथ्स में, कि मैथ्स का हमारे पास क्या होगा। तो देखो, एनसीईआरटी तो सब में होगा, यहाँ भी एनसीईआरटी आपको करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी ही कंप्लीट करनी है आपको, न्यू वाली एनसीईआरटी। ध्यान रखना, एनसीईआरटी पुराना वाला चेंज हो चुका है, 2023 में जो चल रहा था, पिछले साल चेंज हुआ था। तो पिछले साल वाली बुक भी अभी भी मार्केट में शॉर्टेज है। पिछले साल भी कई बच्चों को न्यू एनसीईआरटी नहीं मिला था, इस साल मुझे उम्मीद है कि आ जाएगा, या फिर किसी न किसी तरीके से बच्चे अरेंज कर ही लेंगे पुराने वाले भैया दीदी से मांग करके। तो आप लोग न्यू एनसीईआरटी जो हमारा 2023-24 में चेंज हुआ था, 2023-24 वाले सेशन में ना न्यू एनसीईआरटी चेंज हुआ था, उससे पहले पुराना चलता था। तो ये वाले जो बुक होंगे आपको वही लेने हैं। और इस साल भी जो बुक आएगा 2024-25 के लिए जो बुक आएगा वो भी सेम ही रहेगा। 23-24 में जो था वही आपका 24-25 में ही रहेगा। तो अगर आपको ये भी मिल जाता तो अच्छी बात है, ये नए वाले मिल जाता तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें लिखा हुआ रहेगा 24-25 एनसीईआरटी करना है। उसके बाद मैथ्स में क्लास 9 के लिए मेरे हिसाब से, मैं जो कि आरडी शर्मा ही पढ़ा चुका हूं बच्चों को, और मैं आर एस अग्रवाल भी करा चुका हूं, तो मेरे हिसाब से क्लास 9 में बच्चों के लिए आर एस अग्रवाल काफी है। क्या है?
आर एस अग्रवाल क्लास 10th में मेरा जा करके यहाँ पर से वो चेंज हो जाता है, जो मैं रेफरेंस करता हूँ बच्चों को ना, वहाँ पर मैं अब क्लास 10th में आर एस अग्रवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लास 10th में आर डी शर्मा कर रहा हूँ। लेकिन क्लास 9th के लिए आपके लिए आर एस अग्रवाल सफिशियंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करने। आर डी शर्मा अगर आप कर लोगे ना यार, तो देखो क्लास 10th में 8th में क्या था, आप लोग एक चैप्टर में मान लो 50 क्वेश्चन बना रहे थे, एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन बना रहे थे ना। अगर आप एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा करते हो क्लास 9th में जाकर के, तो ये 50 क्वेश्चन डायरेक्ट 250 हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, मल्टीप्लाई 5 टाइम्स हो जा रहे हैं, 5 गुना ज्यादा बढ़ जा रहा है, और इससे दिमाग का दही हो जाता है। इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना है कि पागल हो जाओ, इतना पढ़ना है कि बहुत अच्छा स्कोर कर लो और आगे के लिए आपका जो बेस है वो अच्छा हो जाए, मजबूत हो जाए। तो मेरे हिसाब से आर एस कंप्लीट है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को मिलाकर पढ़ोगे तो 50 का जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम आपका 120 तक जाएगा, उससे ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं जाता। आर एस अग्रवाल में एक अच्छी मात्रा में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, लेकिन बहुत ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिए रहते। तो मेरे हिसाब से अगर आप क्लास 9th में हो, मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी करो और आर एस अग्रवाल करो, इतना काफी है। कई स्कूल आरडी शर्मा भी कराएंगे, जो बहुत ही एडवांस लेवल बच्चों को कराना चाहते हैं मैथ्स, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो आईक्यू लेवल रहता है वो एवरेज रहता है, और उसको जब आरडी शर्मा कराओगे ना तो उसका दिमाग का दही हो जाएगा, और फिर वो और बुद्धू होते चला जाता है, क्योंकि बच्चे को कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, अरे यार इतने सारे क्वेश्चन, इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर उसी बच्चों को एनसीईआरटी कराओ तो लगेगा कि हाँ चलो मैं कर ले रहा हूँ, फिर आर एस कराओ तो ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मैं अच्छे से कर ले रहा हूँ, कवर कर ले सकता हूँ मैं। तो ऐसा होता है, हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है जब हम लोग बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के बुक पढ़ने लगते हैं। अभी मैं तुमको दे दूं क्लास 12th का बुक, तो तुम्हारा तो दही हो जाएगा ना दिमाग का। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, कि हम जो क्लास में है उस लेवल के अगर हमको बुक्स दिए जाए तो ठीक है, अगर उसे हाई लेवल का बुक दे दिया जाए तो फिर ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो लेवल है वो बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए आपको ज्यादा हाई लेवल में नहीं जाना है, इतना कर लो, मेरे हिसाब से इतना काफी है। आर एस लेवल में पूरा आर एस लेवल कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे उसमें भी चीजें एक्स्ट्रा दी हुई रहती है, जैसे एमसीक्यूज के बाद बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें दी रहती हैं, तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। आप इनफ, मैं आपको वीडियोस मैंने बना दिए हैं एनसीईआरटी के, आर एस अग्रवाल के सारे वीडियोस मेरे पास अवेलेबल है। एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट वाला बुक है वो मैं इस साल करा रहा हूँ अपने चैनल पे, तो आप एनसीईआरटी का लेटेस्ट वाला वीडियोस भी देख सकते हो। बाकी आर एस अग्रवाल की वीडियोस मेरे पहले से अपलोडेड है, और आरडी शर्मा जिन्हें स्कूल में चल रहा है वहां पर मैं आरडी शर्मा भी करा चुका हूँ, ताकि वो बच्चों को भी दिक्कत ना हो, बेसिक उनको क्लियर रहे। दूसरा आ जाते हैं साइंस में। तो जब आप साइंस में जाओगे तो साइंस में आपको एनसीईआरटी करना है, और उसके अलावा एक बुक है मेरे पास जो मैंने रिकमेंड किया था बच्चों को, बहुत ही जरूरी है, वो है एस शांत का बुक, साइंस सब्जेक्ट के लिए। आप क्या कीजिए कि एनसीईआरटी कीजिए, एनसीईआरटी, और प्लस कर लीजिए आप उसमें एस शांत, ठीक है। एस शांत जो है वो इनफ है मेरे हिसाब से साइंस के लिए। इसके अलग अलग बुक लेना ना, वो ऑल इन वन वाला मत लेना, इसमें एक आपका फिजिक्स का अलग आएगा, केमिस्ट्री का अलग आएगा, बायोलॉजी का अलग आएगा। उसमें क्या किया गया है कि चीजों को तो बहुत अच्छे से डिटेल में दी गई है। जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, कई बच्चे तो मैं जानता हूँ एनसीईआरटी भी कंप्लीट नहीं कर पाते, उनका ये हाल रहता है। तो एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद अगर आपको और ज्यादा डिटेल में सीखना है, या फिर मान लो एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं उसी को आपको अच्छे से पढ़ना है, जैसे मान लो एनसीईआरटी में 10 टॉपिक दिए हुए हैं, आप पूरे 10 टॉपिक नहीं पढ़ना चाहते हो, लेकिन आप 2 या फिर 5 टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से भी करो और एस शांत की बुक से भी करो। इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि क्लास 9th में आप एक्सप्लेनेशन के ऊपर ध्यान दो। क्लास 10th में हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, क्लास 10th अलग है, वो ध्यान रखना। क्लास 10th वाला काम मत करना कि मैं बहुत सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगा, बिल्कुल नहीं, आप अभी एक्सप्लेनेशन को ध्यान देना है, ठीक है। तो वो आपका एस शांत की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी कीजिए और एस शांत का जो अलग अलग बुक है वो कीजिए, आपका साइंस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपन उसके पास, क्या नाम है, एसएसटी के पास। तो एसएसटी में भी वही चीज है, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के अलावा 2 बुक में से कोई भी एक बुक ले लेना। एक आपका ऑल इन वन करके बुक आता है, आप उसको अमेजन पे भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, ऑल इन वन करके है। और एक हमारा एजुकार्ट करके भी आपको मिलेगा, भी एजुकार्ट, ओसवाल, ये सब अभी आप बहुत सुनोगे, एजुकार्ट, ठीक है। तो ये 2 बुक्स में से आप किसी एक बुक को ले सकते हो, ऑल इन वन भी बहुत अच्छा है, एजुकार्ट भी बहुत अच्छा बुक है एसएसटी के लिए। दोनों में से जो बुक अच्छा लगे आप उस बुक से मन लगा करके पढ़ सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी तो करना ही करना है। ये सब जो बुक्स मैं बता रहा हूँ ये बाद की बुक्स है, बता दे रहा हूँ पहले ही। जो बच्चा ये सोचे कि मैं डायरेक्ट बस इसी बुक से पढ़ लूँ, एनसीईआरटी ना करूँ, तो गलत है। फिर वो क्लास 10th में जाकर के फंसेगा कहीं ना कहीं। तो आपको पहले एनसीईआरटी करना है, देन उसके बाद फिर ये बुक्स करना है। अब आते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आपका एनसीईआरटी तो रहेगा ही रहेगा, और साथ ही साथ आपको ज्यादा नहीं करना है, यहाँ पर एक ओसवाल का बुक रख लेना। ओसवाल का लिख देता हूँ मैं अपना नाम, एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी प्लस में ओसवाल का बुक आप पकड़ लेना, और ये दोनों बुक से भी आपका काम चल जाएगा पूरे साल भर। यानी कि काम क्या चल जाएगा, आप इतना अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छा आपको हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश के आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आएंगे और उससे इनफ है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप और अच्छा अगर करना चाहते हो तो आप ओसवाल का बुक्स रख सकते हो, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी बेस्ट बुक्स जो आप क्लास 9th में अपने
पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो। आपके स्कूल में अगर कोई दूसरा चलाया जा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बताना कि हमारे बुक में सर ये चलाया जा रहा है, ये कैसा है, अपन डिस्कस करेंगे उस बुक के बारे में भी। ठीक है, चलिए तीसरे टॉपिक के पास बढ़ते हैं। तीसरी चीज है बेस्ट टाइम टेबल। बच्चे लोग साल भर यूट्यूब में सर्च करते रहते हैं कि सबसे अच्छा टाइम टेबल क्या होगा, मई से पढ़ना चालू कर रहा हूं तो क्या टाइम टेबल फॉलो करूं, जून से पढ़ना चालू कर रहा हूं क्या टाइम टेबल फॉलो करूं। बेकार सी बातें हैं। टाइम टेबल कभी भी हम किसी दूसरे का फॉलो नहीं कर सकते। अब हमारे घर का शेड्यूल है बेटा सुबह 10 बजे सो करके उठने का, तो मैं 10 बजे से पहले का टाइम टेबल क्यों बनाऊं। अब मेरे घर का शेड्यूल है 5 बजे भोर में उठने का, तो फिर मैं रात में पढ़ने का शेड्यूल क्यों बनाऊं, मैं भोर में ही क्यों ना पढ़ लूं। तो हमारे घर में जैसा शेड्यूल चल रहा है, हमारे मोहल्ले में जैसा शेड्यूल चल रहा है, आप उस हिसाब से बनाइए। जो आपकी आदत है, ये नहीं कि अचानक से आदत चेंज करें, धीरे धीरे हाँ चेंज करना चाहो तो चेंज भी हो जाता है आदत, लेकिन जिस टाइम पे आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी जिस टाइम पे हाई रहती है, आपको उस हिसाब से पढ़ना है। और मैं आपको एकदम लिख के दे रहा हूं, अगर आप अभी से अप्रैल के मंथ से, कौन से मंथ से, अप्रैल से अगर आप 2.5 घंटे पढ़ रहे हो डेली, स्कूल के अलावा अगर आप 2.5 आवर पढ़ रहे हो ना डेली, तो इसमें आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। 2.5 आवर बहुत ज्यादा होता है, जो टॉपर बच्चे होते हैं ना वो करते हैं। अब हमारी गलती क्या रहती है, हमारे जो एवरेज बच्चे उन लोग क्या गड़बड़ करते हैं कि 2.5 घंटा नहीं, वो बेटे लोग बच्चे लोग क्या करते हैं 5-5 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन कब पढ़ते हैं, लास्ट में, जब दिसंबर आ जाएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे। तो वही गड़बड़ है। अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है बेटा, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी और भी बहुत सारे फील्ड होते हैं, सब तो मैं कॉमन से जो मिथ चलते हुए आ रहे हैं पुराने जमाने से वो सब फील्ड गिना रहा हूँ जो मेरे जमाने में चलते थे, अब तो बहुत सारे नए फील्ड हो गए। तो कोई भी फील्ड में आपको जाना हो, 9th में अगर आपको एकदम 100 में से 101 लेकर के आना है, 101 बोल रहा हूँ मैं ना, 100 में 100 नहीं, उससे ज्यादा अगर लेकर के आना है ना, अप्रैल से आप डेली 2.5 घंटा पढ़ना शुरू करो। हर सब्जेक्ट को डेली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ो, आपके लिए इनफ हो जाएगा। कोई सब्जेक्ट को 15 मिनट पढ़ लो, किसी को 20 मिनट पढ़ लो, मैथ्स में ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको 1 घंटा पढ़ लो डेली। इस तरीके से आप अपने हिसाब से मैनेज करो टाइम को, अपने हिसाब से। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ बस उसी को तुम फॉलो करो। हो सकता है किसी बच्चे को हिंदी में दिक्कत हो रहा हो, इंग्लिश उसको आसान लगता हो, अब मैं बोल दूंगा बेटा कि हिंदी को तुम पढ़ो 15 मिनट और इंग्लिश को पढ़ो 30 मिनट, तो बोलेगा सर मेरा तो हिंदी मुश्किल है, इंग्लिश मेरे लिए आसान है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि हिंदी फिर वो आपको 15 मिनट नहीं पढ़ना है, फिर आपको हिंदी पढ़ना है 20 मिनट, और इंग्लिश या फिर 20 नहीं 30 मिनट कर लो। और इंग्लिश अगर आपको आसान लग रहा है तो इसको आप 20 मिनट कर लो। तो आपके ऊपर, आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। एक वर्ड लिख देता हूं यहाँ पर, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। देखो क्या होता है ना, तुम लोग एक मुहावरा सुने होगे, या फिर मुहावरा नहीं, या एक चीज तुम्हें बताता हूं मैं, कि पुराने जमाने में क्या होता था कि कुएं से पानी भरा जाता था। कुआं जानते हो ना, कुआं, तो कुआं से जब पानी भरते थे तो वहां पर एक पत्थर रहता था, उस पत्थर में रस्सी बार बार क्या होती थी, खींचती चली जाती थी। जैसे कि अगर हमारे पास कुआं है और उससे अपन को पानी भरना है, ये पानी भरना है अपने को यहाँ से, तो हम लोग क्या करते थे कि एक रस्सी में बाल्टी को बांधते थे और इससे हम लोग पानी भरते थे, ये रस्सी है। तो क्या होता है, अगर मैं ये बोलूँ आपको कि बेटा हमारा जो पत्थर है कुआं का, यहाँ पर जो पत्थर लगा हुआ रहता था ना कुआं में, वो पत्थर भी इस रस्सी की वजह से क्या हो जाता था, कट जाता था, उसमें भी निशान आ जाते थे। यानी कि बार बार उसमें पानी खिंचा रहा है, तो रस्सी तो टूटेगी वो अलग चीज है, लेकिन जो पत्थर है वो भी हमारा टूट जाता था, वो भी हमारा कट जाता था। तो इसके लिए एक मुहावरा बना हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं ना, तो वो कितना इम्पॉसिबल लगे। अगर मैं किसी को बोलूं कि ये रहा पत्थर, चलो पत्थर को रस्सी से काटो, पॉसिबल होगा क्या, इम्पॉसिबल है। लेकिन वही चीज यहाँ पर पॉसिबल क्यों हो जा रहा था, क्योंकि हमेशा बार बार उसी चीज को किया जाता है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो तुमको वही करना है, कंसिस्टेंट रहना है साल भर। ये नहीं कि दिसंबर में जाकर के पढ़ रहा हूं मैं, वो गलत हो जाएगा। आप चलो 2.5 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, आपका दूसरे चीजों में काम करने में मन लगता है, खेलने में मन लगता है, 2.5 घंटा मत पढ़ो, 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो भाई, डेली पढ़ो। 2 घंटा पढ़ो, 2 घंटा नहीं पढ़ना है, चलो भाई 1 घंटा 30 मिनट पढ़ लो, लेकिन पढ़ो डेली। अप्रैल से जो बच्चा पढ़ेगा ना 1 घंटा 30 मिनट भी, वो भी जाकर के लास्ट में 90 प्लस एकदम आराम से स्कोर करेगा। लास्ट में उसको टेंशन ही नहीं रहेगा, कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो बहुत सारे बच्चे लोग नहीं देखते हैं लास्ट के 10 दिनों में पढ़ करके टॉपर बन जाए, वो सब फालतू चीज है, कोई नहीं बन पाता लास्ट के 10 दिन में टॉपर। बता दे रहा हूँ मैं पहले से ही, मैं वीडियो बनाऊंगा लास्ट में जाकर के, ताकि बच्चों को मैं बुड़बक बना सकूं, ताकि व्यूज आ सके, वो अलग चीजें हैं। लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ तुम लोगों को कि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला लास्ट के 10 दिन में या लास्ट के 1 महीने में पढ़ने से। लास्ट के 50 डेज में पढ़ के कोई टॉपर नहीं बनता है, जो लोग बोलते हैं ना वो सब बुड़बक बनाते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को क्या करना है, अभी से अप्रैल से इसको एकदम कंटिन्यू रखना है। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा टॉपिक कवर। आइए एक लास्ट टॉपिक जो था हमारा क्या नहीं करना है वो समझते हैं। देखो यार, 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको पूरे साल भर नहीं करनी, केवल अभी की बात नहीं कर रहा मैं, साल में कभी भी आपको 3 चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी है, जिसमें से सबसे पहली चीज है लंबी छुट्टी नहीं लेनी आपको। कई बच्चे जो रहते हैं वो बहुत लंबी छुट्टी मारते हैं, लंबी छुट्टी नहीं लेनी है, चाहे वो स्कूल से हो चाहे वो पढ़ाई से हो, नहीं लेनी है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, लंबी छुट्टी से मतलब क्या है सर, जैसे क्या है कि अभी हमारा अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो गया,
कई बच्चे ऐसे होंगे ना जो अप्रैल में ही नानी घर चले गए होंगे, और अप्रैल का जो भी पढ़ाया हुआ रहता है कम से कम वो 15 दिन तो मिस कर देते हैं। अप्रैल में 30 दिन तो क्लास चलते हैं, तो लोग पता ही है, और पूरा पूरा क्लास भी नहीं चलता है, हाफ डे चलते हैं धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। तो बच्चे लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि नानी घर अभी से घूमने चले गए अप्रैल से, या नानी घर नहीं है तो कहीं और जहां भी जाना चाहे वहां घूमने जा सकते हैं, तो बहुत लंबी छुट्टी ले लेते हैं 15-20 दिन का, और वो जो सिलेबस उनको शुरू में जो छूटता है ना, शुरू में वो जो पीछे हो जाते हैं 1 से 1.5 चैप्टर या 2 चैप्टर, मान लो अप्रैल में जितना भी पढ़ाया गया, यहाँ पर जो पीछे होते हैं पूरे साल भर वो पीछे रह जाते हैं। तो आपको लंबी छुट्टी नहीं लेना है, पहला सबसे जरूरी चीज है। नहीं तो अगर शुरू में छुट्टी मारोगे बाद में रोते रह जाओगे, बाद में उन चीजों को कवर करने में बहुत दिक्कत होता है। शुरू से देखो, मैं तुम लोग पहले बता रहा हूँ, शुरू से थोड़ा 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 सा पढ़ते रहो, बाद में टेंशन नहीं होगा। शुरू में अगर छुट्टी मार दिए बाद में टेंशन होगा। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपको फीडबैक से नहीं भागना है, अपने टीचर से फीडबैक लेना है। तुम लोग ये सोचते हो कि हम लोग यूट्यूब में आकर के पढ़ ले रहे हैं, बहुत बड़ा तोपचंद वाला काम कर ले रहे हैं, बहुत अच्छा चीज है, यूट्यूब से तुम पढ़ ले रहे हो, टीचर आपको गाइड कर रहा है यूट्यूब वाला अलग तरीके से, स्कूल टीचर अगर वैसा गाइड नहीं कर रहे हैं तो, लेकिन जो फीडबैक है बेटा वो मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरे कितने क्लोज बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, क्लास में 8 से पढ़ा रहा हूँ, 6 से पढ़ रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं हर बच्चे को इंडिविजुअली वहां पर फीडबैक नहीं दे सकता। लेकिन जो आपके क्लास के टीचर हैं वो आपको जरूर फीडबैक देते होंगे कि तुम्हारा ये कमी है, इसको सुधारो। और अगर वो फीडबैक नहीं दे रहे हैं ना, तुम खुद जाओ सर के पास, सर ये मेरा कॉपी लीजिए ना, इसमें मेरे को ये बता दीजिए कि इस महीने मैंने क्या क्या गड़बड़ किया, मेरे में क्या क्या कमी था। टीचर जरूर बताएंगे यार, टीचर तुमको डेली देख रहे हैं, और टीचर कोई बुड़बक नहीं है। बहुत सारे बच्चे लोग क्या होते हैं ना, क्लास 9 से पहुंचते हैं, किशोरावस्था का समय होता है, किशोरावस्था जानते हो ना, एडोलसेंस जिसको बोला जाता है, उस समय उनको ये लगता है कि बस मैं सबसे ज्यादा होशियार हूं इस दुनिया में, टीचर बुड़बक है, मेरे माता पिता बुड़बक है, सब बुड़बक है। मुझे खुद ऐसा लगता था, मैं सबको बता रहा हूं कि क्लास 9th 10th 11th इस समय ये जो ऐसा समय ही रहता है कि हम खुद को बहुत ज्यादा हीरो समझते हैं, बहुत होशियार समझते हैं, और बाकी लोगों को बुड़बक समझते हैं। एक सेकंड ना, कॉल आ रहा है बार बार। मैं क्या बता रहा था कि हम खुद को बहुत होशियार समझते हैं इस समय पे, और टीचर को बुड़बक समझते हैं, लेकिन यही चीज गड़बड़ है। हमको टीचर के एक्सपीरियंस का फायदा उठाना है भाई। टीचर तुमको कई सालों से पढ़ा रहा है, तुमको नहीं पढ़ा रहा, तुम्हारे कई ऐसे बैचेस हैं क्लास 9 में जो टीचर ने पास आउट करके भेज दिए। तो आगे आपको क्या करना है, सबसे पहले फीडबैक को इग्नोर नहीं करना। फीडबैक आपको टीचर से लेने, अगर टीचर नहीं दे रहा है तो जाकर टीचर से बोलो कि सर मेरे को फीडबैक दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा अच्छा कर सकूं, अपने जीवन में कुछ कर सकूं। टीचर का फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और जो स्कूल के टीचर है वही फीडबैक देंगे। तुम चाहे ट्यूशन में पढ़ लो, चाहे तुम मुझसे पढ़ लो। ट्यूशन में भी कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि ट्यूशन में हमारे टीचर अच्छा बता रहे हैं, 1 घंटा पढ़ाता है ट्यूशन का टीचर, स्कूल का टीचर बेटा तुमसे तुम्हारे साथ 6.5 घंटा कंटिन्यू रहता है। तुम्हारा जो क्लास टीचर है, तुम्हारा पूरा रिपोर्ट है उसके पास, एक एक चीज का, हर सब्जेक्ट का। तो आपको टीचर से फीडबैक जरूर लेना है, और स्कूल के टीचर से फीडबैक लेना है, फीडबैक से भागना नहीं है। तीसरा जो सबसे जरूरी चीज जो आपको साल भर नहीं करना है वो है पार्टिसिपेशन। अब बोलोगे सर पार्टिसिपेट नहीं करें क्या, तो पार्टिसिपेट करो, वही बोल रहा हूं मैं, पार्टिसिपेट से भागना नहीं है। कई बच्चे लोग पार्टिसिपेट से भागते हैं। अब क्या इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आपके स्कूल में अगर कोई भी चीज का कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन छोड़ो, चलो हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अगर हमारा टेस्ट चल रहा है क्लास में, अगर हमारा टेस्ट चल रहा है तो हम टेस्ट से भागेंगे। अगर क्लास में कोई डिस्कशन चल रहा है, टीचर ने बोला कि चलो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं आज, तुम लोग एक ग्रुप बनाओ, दूसरे ग्रुप और आपस में आप डिस्कस करो, तो कई बच्चे बोलते हैं सर ये मेरे से ना हो पाएगा, मैं नहीं करना चाहता ये सब, मैं बस एग्जाम में रटूंगा और आंसर करूंगा। बहुत ही गलत है। आपको हर चीज में, स्कूल के समय में ये चीज दोबारा तुम लोगों को लाइफ में नहीं मिलेगा मौका। स्कूल के समय में खास करके क्लास 9 से आगे, क्लास अगर 8 तक आप थोड़ा सा शर्माते थे, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो क्लास 8 तक बहुत शर्मीले रहते हैं, क्लास 9 10 से उनका शर्मीलापन थोड़ा खत्म होता है और फिर वो पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर भी पार्टिसिपेट करते रहना है, पार्टिसिपेट करने से भागना नहीं, चाहे वो क्लास का टेस्ट हो, क्लास का डिस्कशन हो, या फिर कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज हो, सॉन्ग का पार्टिसिपेट करना हो, या फिर 15 अगस्त में कुछ करना हो, 26 जनवरी में कुछ करना हो, टीचर्स डे में कुछ करना है, चिल्ड्रंस डे में कुछ करना है, कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करते रहो, आगे आते रहो। ये चीज दोबारा जिंदगी में नहीं मिलेगा। 9th में भी तुम लोग अपने आप को जो एक अपने अंदर का व्यक्तित्व निखारोगे ना, जो आपका पर्सनैलिटी अभी डेवलपमेंट होगा, वो बाद में दोबारा नहीं हो पाता है। बाद में फिर बच्चे लोग, मैं देखा हूँ कि मेरे साथ टीचर वाले लोग की ट्रेनिंग करते थे, जब हम लोग टीचर की ट्रेनिंग ले रहे थे क्लास 12 के बाद वाले समय में, तो कई लोग टीचर की ट्रेनिंग कर रहे थे, भैया बोलने तक नहीं आ रहा था, बोलने में शर्माते थे। अगर सामने से कोई पूछ रहा है, जो हमारे टीचर के टीचर जो होते थे, हम लोग को जो सिखाने वाले थे, उन लोग अगर पूछ रहे हैं ना, तो कई लड़कियां मैं देखा था ऐसा चुपचाप बैठ के सिर्फ ही करते रहते थे। ऐसे नहीं करना है। वो कब होता है, जब आप इस समय से क्लास 9 में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो ना, तो आगे जाकर के आप ऐसे ही हो जाओगे। तो फिर बताओ वो कैसा टीचर बनेगा, जो खुद ही पार्टिसिपेट नहीं किया है, खुद ही शर्मा रहा है, बाद में क्या टीचर बनेगा। तो तुम लोगों को अभी से पार्टिसिपेट करना, चाहे तुम किसी भी फील्ड में जाना चाहो। देख लेना, तुम अगर टीचर नहीं भी बन रहे हो, मान लो तुम इंजीनियर बन रहे हो, अगर तुम अभी से क्लास 9 से पार्टिसिपेट किए हो, अपने आप को सामने लेकर के आ रहे हो ना, तो तुम जब उस फील्ड में जाओगे जहां पर तुम जाना चाहते हो, तो वहां पर तुम बहुत अच्छा बनोगे। जैसे कि आईएएस भी अगर देखो, तो कई लोग आईएएस रहते हैं, लेकिन उन आईएएस में से भी अगर आपसे मैं पूछूं ना, तो तुमको 1-2 ही आईएएस के नाम याद होंगे। जैसे कि मान लो विकास कीर्ति सर, क्यों उनका नाम याद है, क्योंकि वो अपने फील्ड में बहुत अच्छे थे। तो तुमको अपने फील्ड में अच्छा होने के लिए चीजों में पार्टिसिपेट करना है।
तो ये 4 बहुत जरूरी चीज़ है बच्चा लोग, जो क्लास 9 की स्टार्टिंग में तुमको समझनी है, क्लास 9 से तुम लोगों को करना है, जो मैंने आज तुमको समझाया है। अगर तुमको चीज़ें समझ में आई है, अगर तुमको चीज़ें अच्छी लगी हैं, तो सबसे पहला काम करो, अपने टीचर को सपोर्ट करो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। दूसरा जो चीज़ करना है वो इन चीज़ों को एकदम अच्छे से अपने दिमाग में गांठ बांध लेना है, साल भर इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना। और इस चैनल पे मैं इसके अलावा भी और भी जो जरूरी चीज़ें रहेंगी क्लास 9 को तुम लोगों को आगे करने के लिए, क्योंकि मैं पिछले साल बच्चों को क्लास 9 में कंटिन्यू पढ़ाया हूँ और मुझे पता है कि बच्चे कहाँ कहाँ पर किस किस महीने में कौन कौन सी गलती करते हैं। तो अगर तुमको अपनी गलतियों से अवगत रहना है, गलतियों को जानना है, या फिर उन चीज़ों को और अच्छे से करना है, चैनल को सब्सक्राइब किए रहना, बेल आइकन वगैरह दबा देना, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस आते रहे वो तुमको मिलते रहे। एनसीईआरटी के भी मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ फटाफट। एनसीईआरटी बाकी तो आरडी शर्मा और आर एस वाला कंप्लीट है ही। एनसीईआरटी का पुराना वाला बुक मेरे चैनल पे अपलोडेड है, लेकिन मैं नया वाला सॉल्यूशन इस बार बना रहा हूँ, ताकि जो बच्चे नए बुक से पढ़ रहे हैं उनको पुराने वाले से फिर मैच ना करना पड़े कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देख सकते हो, एक एक टॉपिक को मैंने एकदम डिटेल में एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, चाहे आरएस वाला हो चाहे एनसीईआरटी हो। ठीक है, चलो बच्चों लोग अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट बहुत ही जरूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा और कुछ नहीं। थैंक यू।